आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरू करने से एक बात पहले करूँगा कि अगर आवाज़ कम आए, तो सबसे पहले आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आप तक क्लियर आवाज़ पहुँच सके। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। अब वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता, यानी कि राइट आंसर डी होगा। और इसके साथ साथ बता दूं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ICWA। और प्रधान कार्यालय यहाँ हो ही गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी हो जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 28 मई 1959 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन का नहीं है? क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन का नहीं है? ऑप्शन ए, लाभ अधिकतमीकरण, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना। यहाँ आंसर पूछा है नहीं है, यानी नेगेटिव पूछा है। तो लाभ को अधिकतम करना ये लेखांकन का कार्य नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो कार्य हैं। यहाँ पर नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव ये है और यही इसका राइट आंसर है, ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो पूछा है, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? यानी पूंजी खाता जो वो अलग बनाया जाता है, तो वो पृथक व्यवसाय का या फिर लेखांकन अवधि का, अर्जित का या फिर वसूली का। तो ये है पृथक व्यवसाय। पृथक व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत ही व्यवसाय को अलग और मालिक को अलग रखा जाता है। दोनों का अस्तित्व भी अलग अलग होता है। पूंजी खाता इसी के अंतर्गत, अवधारणा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रयुक्त पूंजी, जो अब केवल इतना लिखा हुआ है, प्रयुक्त पूंजी यानी यूज्ड कैपिटल। तो समता, दीर्घकालीन ऋण, उक्त ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा, जो प्रयुक्त पूंजी है वो समता पूंजी और दीर्घकालीन ऋण दोनों ही यहाँ पर होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। AS14, AS20, AS16 या AS12। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक वीडियो मैंने पूरी बना रखी है, जिसमें पूरे मानक उसमें दे रखे हैं, जितने भी दे रखे हैं पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब इसमें टोटल दे रखे हैं। किस उसकी में पूरा बताया रखा है, कब उसकी स्थापना हुई है और वो क्या कार्य होता है उसके अंतर्गत। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारे पास में है कि कंपनी का अगर एकीकरण होता है, तो वो कंपनी का एकीकरण जो होता है AS14 के अंतर्गत होता है, AS14 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और वो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है? संपत्ति बराबर पूंजी, या संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी, या संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा, क्योंकि अकाउंटेंसी तो सभी लोग कर ही चुके हैं और पीछे भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। तो राइट आंसर जो होगा वो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, समायोजन के वे व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाएं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाएं, इन्हें कहा जाता है? संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं। अब व्यय की बात आ रही तो व्यय तो यहाँ पर क्लियर बात हो गई, व्यय संबंधित मदों में से घटाए जाएं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाएं, उन्हें कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? उपार्जित व्यय, पूर्तत व्यय, आयत व्यय या पूंजीगत व्यय। इस क्वेश्चन को कई बार बताया गया है, कि अभी 2-1 दिन पहले भी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि 4-5 ये समायोजनाएँ बहुत ही हालाँकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये इनका ज़्यादा यूज़ होता है। अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, स्थगित आयगत व्यय। तो इन सब में के सबके बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो होगा ये पूर्वदत्त व्यय होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो अग्रिम में कर दिया गया उसे लेस कर दिया जाता है और ये संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ख्याति खाता है। अब ख्याति खाता एक व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता है या उपरोक्त में कोई भी नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर है जो ख्याति खाता है वो वास्तविक खाता होता ही है, गुडविल अकाउंट, क्योंकि संपत्ति होती है ही और वास्तविक संपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाएगा? बैंक ऋण पर ब्याज। अब बैंक ऋण पर ब्याज जो दिखाया जाएगा ऑप्शन दे रखे हैं रिवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता में या फिर पूंजी खाते में या रोकड़ खाते में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा रोकड़ खाते में। इसको रोकड़ खाते में दिखाया जाएगा। अगर जनरल एंट्री की हम इसकी बात करें तो इसका जो जनरल लेखा होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट होता है रोकड़ खाता कैश अकाउंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के प्रवर्तक ल्यूकास भी बोला जाता है, ल्यूकास पेसियोली निवासी थे। अब ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के, इटली के, भारत के या जापान के? तो ये निवासी थे इटली के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मजदूरी खाते में 500 रुपये गलती से डाल दिए गए जबकि उन्हें मशीन खाते में डालकर पंजीकृत करना था या पूंजीकृत करना था। यह त्रुटि किस प्रकार की होगी? अब ये लिपिकीय त्रुटि होगी या छूट जाने वाली त्रुटि होगी, सैद्धांतिक त्रुटि होगी या फिर लेखन त्रुटि होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ये इस तरह की जो त्रुटि है वो सैद्धांतिक त्रुटि है, नियमों के ना जानकारी होने के कारण ये त्रुटि हो जाती है, हो सकती है। अगला क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन है एक नए प्लांट मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए किसमें? मजदूरी खाता में, रोकड़ खाता में, प्लांट खाता में या उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि प्लांट के लिए यहाँ पर बात हो रही है तो प्लांट खाता में ही इसको किया जाएगा, यानी राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है निम्नलिखित मदों में से किसका क्रेडिट शेष होगा? किसका क्रेडिट शेष होगा? अस्थगित आगम आएगा, अर्जित किंतु अप्राप्य आएगा, घोषित किंतु अदत्त लाभांश का, ऋण पत्रों के निर्गम पर कटौती। यहाँ जो राइट आंसर हमारा होगा घोषित है किंतु अदत्त लाभांश है। घोषित कर दिया है, लेकिन घोषणा हो गई है लाभांश की लेकिन अभी भुगतान नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है बैलेंस शीट किसी एक विशेष अब डॉट 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 की आर्थिक स्थिति को बताता है, तिथि को, माह को या फिर 6 माह का या फिर 1 वर्ष का। तो यहाँ पर तिथि राइट आंसर होगा, क्योंकि जिस तिथि को बनाया जाता है उसी तिथि की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। हालांकि वर्ष के अंत में बनाया जाता है तो वर्ष के अंतिम तिथि की आर्थिक स्थिति को प्रकट करेगा। अगर कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि बीच में ही वर्ष के बीच में कभी बनाना पड़े तो जिस तिथि को बनाया जाए उस तिथि की आर्थिक स्थिति को ये प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा। अब इसको तो सॉल्यूशन करके देखना होगा तभी ये पता लग पाएगा, तो फिर भी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर जो इसका होगा वो होगा 100% इसका आंसर आएगा। बाकी सॉल्यूशन करके देखना होगा और ये मैं पहले बता चुका हूँ। मोबाइल पे मेरे इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि पूरा इस पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है एक फर्म में साझेदार बाहरी व्यक्ति को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकता। बाहरी व्यक्ति को अपना हित बहुमत साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। सी है बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति के बिना हस्तांतरित कर सकता है। डी है बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित कर सकता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है बाहरी व्यक्ति को अपना हित सभी साझेदारों की स्वीकृति से हस्तांतरित
कर सकता है। जब सब साझेदार स्वीकृति देंगे तभी, जब सहमत होंगे तब। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, राजा और राम साझेदार थे और लाभ हानि का विभाजन वो 3:1 के अनुपात में करते थे। अशोक को इन्होंने 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया तो नया अनुपात होगा। अब नया अनुपात के लिए वो यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, मेरे दूसरे चैनल पर आप इसको देख सकते हैं, मुकेश कुमार कॉमर्स के नाम से जो चैनल बना हुआ है, आप उस पे जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, नया अनुपात ज्ञात करना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला फिर भी हाँ, आंसर मैं इसका बता देता हूँ। जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 9:3:4, 9:3:4। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पीजीटी का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन टीजीटी वालों को भी काम में आएगा क्योंकि सेम चीज़ें ही हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर, लाभ एवं हानि समायोजन खाता में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में, या संपत्ति खाता में, या फिर लाभ एवं हानि खाता में। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है कि लाभ एवं हानि समायोजन खाता। क्वेश्चन को देखें, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है, तो लाभ हानि समायोजन खाते में क्रेडिट किया जाता है। इसकी जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन जब वो ऑप्शन में नहीं है और ये है तो इसी को हम राइट कराएंगे, यही हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर बनाम मर्रे का विवाद हुआ था। अब वो भारत में हुआ था, जापान में हुआ था, इटली में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में हुआ था। तो ये तो सभी का पढ़ा हुआ होगा, बहुत फेमस चीज़ है गार्डनर बनाम मर्रे का जो विवाद है और इसका जो निर्णय हुआ, सिद्धांत बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सभी को मालूम होगा। ये जो है, जो झगड़ा था इंग्लैंड में हुआ था। इसमें 3 साझेदार थे, गार्नर, मर्रे और बिलिंकस, जिसमें बिलिंकस दिवालिया हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब साझेदारों को अपनी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो सामान्यतः गणना की जाती है। जब साझेदारों को उनकी अपनी पूंजी पर यानी उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो सामान्यतः गणना की जाती है वर्ष के अंत की पूंजी माइनस आहरण पर, या वर्ष के अंत की पूंजी पर, या औसत पूंजी पर, या फिर वर्ष के आरंभिक पूंजी पर। तो यहाँ जो राइट हमारा आंसर होगा वो अंत की पूंजी पर नहीं होगा, राइट आंसर होगा वर्ष के प्रारंभ में। ओपनिंग कैपिटल जो हमारी होगी, वर्ष के शुरू में जो 1 अप्रैल को पूंजी होगी, उस पर ब्याज लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन है कि साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। किसी भी साझेदार ने अपनी ही फर्म को अगर ऋण दिया है तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। कितने % दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 6%। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का तुरंत भुगतान नहीं किया जाता तो उसे अंतरित कर देते हैं, चालू खाते में, ऋण खाते में, संचय खाते में, या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है, इसको ये ऋण बन जाता है उस साझेदार का जिसने अवकाश ग्रहण कर लिया है, इसलिए इसको ऋण खाते में अंतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से ही खुला है। ख्याति खाता यानी कि पहले से ही खुला हुआ है। नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो लेखांकन प्रभाव होगा। अब लेखांकन क्या प्रभाव होगा? पुनः पुराना ख्याति खाता बंद होगा, या फिर नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट दी जाएगी, या फिर ए और बी दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर पुराना ख्याति खाता बंद हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। और नए साझेदार द्वारा जो लाई गई है उसको त्याग अनुपात में पुराने में बांट लिया जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों, लेकिन इन दोनों अगर सही हो रहे हैं तो इस तरह से सी राइट आंसर होगा, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आवासा एक फर्म में साझेदार है। यहाँ पर अब सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा अभी। राइट आंसर फिर भी बता देता हूँ, आप लोग करके देखना। राइट आंसर आएगा इसका 4:3:2। क्या रहा? आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 4:3:2 है। दा को साझेदार बनाने के बाद उनके त्याग का अनुपात होगा। तो हाँ, ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो सकता है, जो अनुपात होता है त्याग करने के बाद भी सेम रहता है। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पुरानों का ही पूछा है। त्याग अनुपात नए का होता नहीं है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जब एक फर्म विघटित होती है, वसूली खाते से प्राप्त लाभ या हानि साझेदारों में वितरित होती है। जब फर्म विघटित होती है तो वसूली खाते से जो लाभ या हानि जो भी होता है वो वितरित होती है। किसमें होती है? बराबर बराबर उनके पूंजी के अनुपात में, लाभ बांटने के अनुपात में, या गार्नर बनाम मर्रे में सुझाए गए अनुपात में। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा कि जिस अनुपात में ये लाभ को बांटते थे उसी अनुपात में इसको वितरित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पूंजी संरचना अनुपात जो है वो क्या है? समता अनुपात, पूर्वाधिकारी, या समता रिजर्व, या समता ऋण, या फिर दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। यहाँ राइट आंसर जो हमारे पास में होगा वो होगा समता रेशियो जो है वो ऋण। अब ये पूंजी संरचना की यहाँ पर बात कही गई है, तो पूंजी संरचना जो अनुपात है वो ऋण और पूंजी के नाम से ही इसको इसको यही नाम इसको दिया जाता है। जब पूंजी संरचना की बात आती है तो समता और ऋण की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन है, अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है। अंशों के हस्तांतरण का पंजीकरण या पंजीयन होता है अभिकरण के यहाँ, कंपनी के यहाँ, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ, या केंद्रीय सरकार के यहाँ पर। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीयन होता है अंशों के हस्तांतरण का, वो कंपनी के यहाँ होता है, यानी कंपनी के कार्यालय में होते हैं। कंपनी के कार्यालय भी शब्द यहाँ हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूनतम आवेदन राशि समता अंश के अंकित मूल्य के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है वो हमें देखना है। 5% के, 10% के, 25% के, या फिर 40% के। सभी को इसका आंसर मालूम होगा पहले से ही। तो ये जो है न्यूनतम आवेदन राशि जो है ये हमारे पास 5% होती है, 5%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, स्वामी के स्वामित्व में कमी होती है कब? बोनस अंशों के निर्गमन से, ऋणपत्रों के विमोचन से, या पूर्वाधिकारी अंशों के विमोचन से, या भवन को खरीदने से। क्वेश्चन को एक बार देख लें। स्वामियों के स्वामित्व में कमी होती है। यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा जब बोनस अंशों का निर्गमन जो होता है, बोनस अंशों के निर्गमन से स्वामी के स्वामित्व में कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है। अब अंश आवंटन खाता जो क्या है? एक वास्तविक खाता है, या व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र का खाता है, या कैपेक्स खाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये एक व्यक्तिगत खाता। अब ये व्यक्तिगत खाता क्यों है? क्योंकि अंश आवंटन खाते में उन लोगों के नाम होते हैं जिनको अंश आवंटित किए जाने हैं या किए गए हैं, उनके नाम होते हैं। क्योंकि अब नाम वाले खाते हैं तो एक व्यक्तिगत खाता ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंशों के प्रकार होते हैं। अंशों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास है वो 2 प्रकार के ही होते हैं। एक तो प्रीफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकारी अधिमानस, और दूसरा इक्विटी शेयर जिसको समता या साम्य अधिकार अंश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जब कोष को पंजीकृत करना हो, तब मौजूदा अंश धारकों को निर्गमित किए जाने वाले अंशों को कहते हैं, क्या कहते हैं? अधिकार निर्गमन कहते हैं, या बोनस अंश कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, या फिर इनमें से सभी कहा जाता है इनको। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ये हमारा होगा बोनस अंश। बोनस अंश के रूप में ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी फर्म का विघटन होता है, यानी किसी फर्म का विघटन होता है तो किसी भागीदार की मृत्यु होने अथवा उसके दिवालिया होने पर, या फिर किसी भागीदार के अवकाश ग्रहण करने पर, या फिर कार्य अवधि के पूरा होने पर, या फिर एक भागीदार को छोड़कर सभी भागीदारों को के दिवालिया होने पर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है वो है एक साझेदार को छोड़कर यदि सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं तो फर्म का विघटन अनिवार्य रूप से ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती हैं। देख लें यहाँ पर व्यय होने के बाद और लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती हैं तो कहलाती हैं कुल लागत, या प्रमाणित लागत, या फिर असमाप्त लागत, या फिर अनुमानित लागत। तो ये राइट आंसर हमारे पास है असमाप्त लागत। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होते हैं। मजदूर संघ के पदाधिकारी,
केवल विवाहित कर्मचारी, केवल शिक्षित कर्मचारी या सभी मजदूर? राइट आंसर यहाँ पर है कि सभी तरह के जो मजदूर हैं, जो सभी तरह के मजदूर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। अब वो उद्भव हुआ है, जो उद्भव हुआ वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, या प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, या फिर माप लागत की कमियों को दूर करने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। लागत लेखांकन का उद्भव की यहाँ पर बात चल रही है, तो राइट आंसर है वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए लागत लेखांकन का उद्गम या उद्भव हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो है, अग्रिम प्राप्त आय होती है एक संपत्ति, एक आय, एक दायित्व या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, आप क्या कह रहा है, अग्रिम प्राप्त आय, यानी कमाई नहीं गई है, अनअर्निड इनकम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा होता है एक दायित्व, ये एक दायित्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमने एडवांस में अग्रिम धनराशि प्राप्त कर ली है, जो आय प्राप्त कर लिया, आय 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 के रूप में धनराशि प्राप्त कर ली, तो उसका कार्य हम करके दें, इसलिए हमारा एक दायित्व होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, रोवन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है। टेलर पद्धति का, गेंट बोनस योजना का, या हाल से फिर ब्याजी पद्धति का, या विभेदात्मक पद्धति का? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है, हाल से का जो पिरब्याजी का जो सिद्धांत था, जो पद्धति थी, उसी को परिवर्तित करके रोवन प्रीमियम योजना का नाम दे दिया गया है। और इसको जो था 1901 में रोवन द्वारा प्रतिवादित इसको किया गया था। इसमें मजदूरों से संबंधित, श्रमिकों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, योजनाएं इसमें थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गेंट बोनस योजना मिश्रित रूप है। गेंट बोनस योजना मिश्रित रूप है, वो मिश्रित रूप है रोवन तथा टेलर की योजना का, हाल से तथा रोवन योजना का, हाल से तथा टेलर योजना का, या इमर्सन तथा बेडॉक्स योजना का? राइट आंसर है हाल से तथा टेलर योजना का। हाल से तथा टेलर योजना का, ये मजदूरी निर्धारण से ही संबंधित पूरी योजना थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मूल लागत एवं कारखाना उपरिव्ययों के योग को निम्न में किसके रूप में जाना जाता है? मूल लागत एवं कारखाना के उपरिव्ययों को, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, या कुल लागत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर है हमारे पास, ये दोनों हैं, क्योंकि मूल लागत और कारखाना उपरिव्यय, इनको मिलाकर के कारखाना लागत नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि कारखाना उपरिव्यय 70,000 रुपये है, तो 70% की बिक्री के साथ परिवर्तित होता है, तो इसमें स्थिर भाग की राशि होगी। अब इसकी स्थिर भाग की जो राशि होगी, वो राशि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करके फिर भी देखना। ये राइट आंसर होगा 21,000, क्योंकि ये बड़े बोर्ड पर या पेज पर ही सॉल्व हो सकता है, इस स्क्रीन पर नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ठेका लागत प्रयोग की जाती है। अब ठेका लागत जो है वो प्रयोग में की जाती है कब? जहाज निर्माण में, या फिर वायुयान उद्योग में, या स्वचालित वाहन उद्योग में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है, इसका जो ठेका लागत प्रयोग जो किया जाता है, अपनाया जाता है इसको, ये जहाज निर्माण कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जब लेखांकन वर्ष के अंत में ठेका पूर्ण नहीं होता, तो अपूर्ण ठेके पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। जब लेखांकन वर्ष के अंत में ठेका पूर्ण नहीं होता है, तो अपूर्ण ठेके पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। काहे में? चिट्ठे में, संचय में, या लाभ हानि खाते में, या लाभ हानि खाते एवं संचय में। तो यहाँ जो राइट आंसर इसका होगा, वो राइट आंसर होगा कि इस ऐसी स्थिति में हम अपनाते हैं लाभ हानि खाता एवं संचय में इसको हस्तांतरित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है और वो क्वेश्चन है, अपूर्ण ठेके पर हानि को अंतरित किया जाता है। अपूर्ण ठेके पर हानि को अंतरित किया जाता है। लाभ हानि खाता को, क्रियामाण कार्य को, अंशतः इन दोनों को, या प्रमाणित कार्य को? क्वेश्चन को देखने के बाद, अपूर्ण ठेके पर हानि, अगर अपूर्ण ठेके पर हानि हो जाती है तो उसको अंतरित किया जाता है। किसमें अंतरित किया जाएगा? तो ये जो है लाभ हानि खाते में इसको अंतरित कर दिया जाता है, लाभ हानि खाता को।
स्थानांतरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, स्कंद में विनियोजित पूंजी की अवसर लागत को शामिल किया जाता है। स्कंद में विनियोजित पूंजी की अवसर लागत को शामिल किया जाता है आदेश लागत में, वहन लागत में, स्टॉक आउट लागत में या ऊपरी व्यय में। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास है लागत जो वहन है यानी वहन लागत में इसको शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं। कैलेंडर वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, गत वर्ष या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा गत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर इसको कहा जाता है। क्वेश्चन को एक बार देख लें, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाला, पहले 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का जो है उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है हमारा गत वर्ष होगा। और जो लास्ट ईयर होता है उसका जो कर निर्धारण होता है वो अगले वर्ष होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आयकर है एक प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, प्रतिगामी कर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास है ये हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में उपकर होता है। अभी उपकर क्या होता है, किसी कर पर अधिभार, विलास की वस्तुओं पर एक अतिरिक्त कर, आगम प्राप्त करने की एक अस्थायी व्यवस्था या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा इस उपकर जो है वो किसी कर पर अधिभार, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा, किसी कर पर अधिभार, अधिभार है ये, उपकर अधिभार, ठीक है, राइट है, ओके है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कर निर्धारण वर्ष 2021 का वित्तीय वर्ष होगा। कर निर्धारण वर्ष 2021 का वित्तीय वर्ष होगा, वो क्या होगा, 2017-18 होगा या 18-19 होगा या 19-20 होगा या फिर 20-21 होगा। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा 19-20। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, ऊपर के किसी क्वेश्चन में, कि कर निर्धारण वर्ष जो है अपने गत वर्ष वाले का कर निर्धारण होता है, यानी अगले वर्ष में कर निर्धारण होता है, यानी 19-20 का जो कर निर्धारण होगा वो 20-21 में होगा। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर या फिर विशिष्ट कर। राइट आंसर यहाँ पर होगा प्रत्यक्ष कर। ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में और भी आ चुका था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये प्रत्यक्ष जो कर है, डायरेक्ट टैक्स है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। उस पर किसी ने कमेंट भी किया था और कमेंट में अप्रत्यक्ष कर को उन्होंने बोला था, लेकिन वो गलत है। राइट आंसर जो प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैं फिर कई सारी बुक्स को खंगालता हूँ, देखता हूँ अगर कन्फ्यूजन होता है तो, और मैं सब काम करने के बाद ही यहाँ पर आंसर देता हूँ। तो यहाँ जहाँ तक है मैं कोशिश करता हूँ कि सारे आंसर सही सही हों, अगर एक आध गलत होता है तो उसके लिए मैं अलग से कमेंट में लिख देता हूँ। फिलहाल यहाँ प्रत्यक्ष कर है यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है। पशुपालन से आय, मुर्गी पालन से आय, चरागाह से आय या कृषि भूमि से प्राप्त किराया। तो राइट आंसर हमारे पास में है डी, कृषि भूमि से प्राप्त किराया। क्वेश्चन देखें, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है, कौन सी कृषि आय है। तो कृषि भूमि से जो प्राप्त किराया है वो हमारी कृषि आय होगी। और ये इसके लिए अधिनियम भी है, वो है भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 की 1 के अनुसार ये कृषि भूमि से प्राप्त आय की राशि को कृषि आय में शामिल कर लिया जाता है। और कर तो लिया गया है लेकिन ये पूरी की पूरी कर मुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जब करदाता की कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो, या फिर जब करदाता की कृषि आय 600 रुपये तथा गैर कृषि आय 50,000 रुपये है, करदाता की गैर कृषि आय 50,000 रुपये से अधिक है, या करदाता की कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक तथा गैर कृषि आय कर योग्य आय की न्यूनतम सीमा से अधिक हो। क्वेश्चन को एक बार देख लें तो ये इसका जो राइट आंसर वैसे होगा वो हमारे पास डी है, डी इसका राइट आंसर है। और धारा तो मैंने अभी ऊपर भी आपको बताई थी कि
भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 की 1 के अनुसार एक करदाता की कृषि जो है वो कृषि आय जो है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। ये पूरी बात इसमें बता दी गई और ऑप्शन में जो हमारा है उसके अनुसार जो हमारा वो डी राइट आंसर है। एक चीज़ मैं फिर कहूँगा, अगर आवाज़ आने में दिक्कत हो रही है तो आप एयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? लंबवत, क्षैतिज, आरेखी या अशाब्दिक? तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास में है वो है अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निर्माण करें या खरीदने, निर्माण करें या खरीदें के निर्णय में निम्नलिखित का ध्यान नहीं रखा जाएगा? निर्माण क्षमता का प्रभावी उपयोग, उत्पादों की परिवर्तनशील लागत, उत्पादन क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त की गई प्रभावी क्षेत्र के किराए से आय, अपरिवर्तित स्थिर लागत। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास होगा वो होगा अपरिवर्तित स्थिर लागत। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, व्यवसाय का अर्थ है। अब व्यवसाय का अर्थ क्या है? वाणिज्य है, उद्योग एवं वाणिज्य, या फिर व्यापार एवं वाणिज्य, या फिर वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय। यहाँ व्यवसाय की बात चल रही थी तो यहाँ हाँ व्यवसाय की बात है, उद्योग एवं वाणिज्य। तो यहाँ पर उद्योग एवं वाणिज्य यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। नहीं, यही राइट आंसर होगा व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय की यहाँ पर बात आई है। व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। नहीं, राइट आंसर उद्योग एवं वाणिज्य ही है। और कन्फ्यूजन होगा तो देख लेंगे और अलग से कमेंट कर लेंगे इसके लिए। वैसे उद्योग एवं वाणिज्य ओके है, राइट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्षैतिज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। अब क्षैतिज विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है, गत्यात्मक विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण, स्थैतिक विश्लेषण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में है जो इसका है गत्यात्मक विश्लेषण होता है। और गत्यात्मक विश्लेषण डायनोमिक एनालिसिस ये कहलाता है, राइट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंध अंकेक्षण में शामिल है। अब प्रबंध अंकेक्षण में क्या शामिल है? कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास में जो है वो है कुशलता और निष्पादन अंकेक्षण। साथ ही साथ इसमें इसको भी सम्मिलित किया जाता है, औचित्य अंकेक्षण को। इस तरह से ये आंसर जो इसका राइट होगा वो होगा सी, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक कहलाता है, वो क्या कहलाता है? समपार्श्विक प्रमाणक कहलाता है, या प्रतिफलन प्रमाणक कहलाता है, या नोड वही प्रमाणक कहलाता है, या सामान्य प्रमाणक कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा समपार्श्विक प्रमाणक, इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक बैग में 5 लाल गेंद, 5 हरी गेंद और 5 पीली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद को निकाला जाता है तो इसके लाल गेंद होने की संभावना जो होगी वो क्या होगी? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, लाल गेंद ही नहीं, कोई सी भी अगर एक गेंद अगर निकाली जाती है तो वो सब जो होगा वो 1/3 ही होगा। सब 1/3 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी गेंदें बराबर बराबर, बात यहाँ पर कही गई है, वो सभी की बात है और वो यहाँ कही गई है 5 गेंदों की। तो ये इस तरह होगा, 5 बटे में 5 + 5 + 5। छोटा न्यूमेरिकल है इसलिए मैं यहाँ करके भी दिखाई देता हूँ। अब इनको अगर हम करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 5/15। अब इसका जब हम डिवाइडेशन अगर करें तो ये आएगा 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, तो 1/3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अन्वेषण संचालित किया जाता है, अन्वेषण संचालित किया जाता है एक नेकी पूछताछ के रूप में, लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता स्थापित करने के लिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, या एक संवैधानिक आवश्यकता के रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपने सुना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने ये परिवर्तन किया था कि नीति आयोग और योजना आयोग। अब वो कैसे कर सकते थे? क्योंकि वो ही इसके अध्यक्ष थे। अब मोदी जी अध्यक्ष थे तो मोदी जी हैं कौन? प्रधानमंत्री। यानी इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रबंध लेखांकन में प्रतिवेदन कार्य वह विधि है जो लेखा कार्य होने पर आरंभ होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास में है, ऑप्शन देखें, प्रारंभ, समाप्त, घटित या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा समाप्त। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिवेदन सभी कार्यों की सही सूचना किसको देते हैं? प्रतिवेदन सभी कार्यों की सही सूचना किसको देते हैं? प्रबंधकों को, लिपिकों को, निवेशकों को या विक्रय विभाग को? राइट आंसर इसका है प्रबंधकों को, मैनेजर्स को ये दी जाती है। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट को बोला जाता है, रिपोर्ट जो प्रबंधकों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आंतरिक प्रतिवेदन में सम्मिलित है। अब आंतरिक प्रतिवेदन में क्या सम्मिलित है? नैतिक प्रतिवेदन, विशिष्ट प्रतिवेदन, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है आंतरिक प्रतिवेदन, आंतरिक इंटरनल रिपोर्ट, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी नैतिक और विशिष्ट दोनों ही प्रकार की यहाँ पर सम्मिलित होती हैं। सही है, यही होना चाहिए। उपर्युक्त दोनों, नैतिक नैतिक भी हो सकती है लेकिन दोनों ही एक के दोनों भाग हैं। राइट है, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कौन सा प्रतिवेदन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं? कौन सा प्रतिवेदन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन है, प्रावैगिक वित्तीय प्रतिवेदन, सूचना प्रतिवेदन, नियंत्रण प्रतिवेदन या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर यहाँ हमारे पास होगा जो प्रावैगिक वित्तीय प्रतिवेदन है, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि संचालक मंडल को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन होते हैं विस्तृत रूप में, सारांश रूप में या शीर्षक के रूप में या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा यहाँ सारांश के रूप में, यानी ऑप्शन वी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है। अब चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है काय में? चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, चालू दायित्व को अधिक दिखाकर या चालू संपत्तियों को कम दिखाकर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा कि चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर। चालू अनुपात बढ़ाने की बात की गई है तो चालू संपत्तियों को अधिक दिखाकर, अगर घटाने की बात आ जाए तो अनुपात भी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, निम्न स्कंद आवर्त सूचक है। क्या है? स्कंद में अति विनियोग का, एकाधिकार की स्थिति का या शोधन स्थिति का या फिर अति व्यापार का? राइट आंसर यहाँ हमारे पास में है स्कंद में अति विनियोग का। क्वेश्चन को देखें, निम्न स्कंद आवर्त सूचक, निम्न से भी हम पहचान सकते हैं निम्न यानी निचला, स्कंद में अति विनियोग का, यानी यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ए होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध अनुपात होगा। तो इसका जो है शुद्ध अनुपात होगा, इसको शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं, भाई 75% तो दे ही रखा है और घटाकर ही निकाला जाता है। तो जो आएगा वो 100 आएगा, 100 में से इस 75 को घटा दिया जाएगा तो बचा क्या? 75%, सॉरी 25%। 25% ही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रारंभिक स्कंद 80,000 रुपये, अंतिम स्कंद 1,00,000 रुपये, बेचे गए माल की लागत जो है 3,60,000 रुपये है। तो अतः स्कंद आवृत जो होगा, अब वो स्कंद आवृत हमारे पास में क्या होगा, क्योंकि ये सूत्र के रूप में इसको किया जाएगा तो कितने यहाँ पर 2 गुना, 4 गुना है या 4.5 गुना या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जो होगा वो 4 गुना होगा। आप इसको सॉल्यूशन करके देखना, क्योंकि मैं सारे न्यूमेरिकल जितने भी प्रैक्टिस सेटों में आए हैं
उनके लिए एक या 2 वीडियो में जितने में भी आ जाएँगे वो लेकर के आऊँगा, और पीछे कुछ वीडियो में 2-3 वीडियो में लेके भी आया था न्यूमेरिकल के लिए। अगले क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तोलक अनुपात है? तो कौन-सा उत्तोलक अनुपात है? ऋण समता अनुपात, चालू अनुपात, परिचालन अनुपात या सामग्री आवृत अनुपात? राइट आंसर यहाँ हमारे पास में होगा ऋण समता अनुपात। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी व्यापारिक संस्था को शीघ्रातिशीघ्र निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना चाहिए? तो निर्धारित बिक्री, सम-विच्छेद बिंदु या विनियोग पर लाभ अर्जन या बाजार हिस्सा, मार्केट शेयर जिसको कहा जाता है। राइट आंसर हमारे पास होगा सम-विच्छेद बिंदु पर। सम-विच्छेद बिंदु पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब स्थिर लागत 10,000 रुपए है एवं लाभ मात्रा अनुपात 20% है तो सम-विच्छेद बिंदु होगा। अब वो सम-विच्छेद बिंदु जो होगा, ये सॉल्यूशन का ही है, मैं सीधे-सीधे आंसर इसका बता रहा हूँ। अगर आपसे आता है तो सॉल्यूशन इसका करके ज़रूर देखना। राइट आंसर जो होगा इसका वो सी होगा, 50,000 रुपए ये निकल कर के आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सम-विच्छेद चार्ट में वाई अक्ष दर्शाता है विक्रय की मात्रा इकाइयों में, या विक्रय का मूल्य रुपयों में, या लागत एवं विक्रय रुपयों में, या उत्पादन का मूल्य रुपयों में। तो राइट आंसर इसका हमारे पास जो होगा वो होगा सी, यानी लागत एवं विक्रय रुपयों में, क्योंकि इसका पूरा वक्र बनाया जाएगा, उससे समझ पाएंगे पूरी को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सम-विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, दत्तांश व स्थिर लागत समान है, या कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर होगा ये बात सभी यहाँ पर आ रही है कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ये बात बिल्कुल सही है, पड़ी हुई है। दत्तांश व स्थिर लागत समान है, ये भी सही होगा। कुल आय कुल लागत के बराबर होगी, ये भी सही होगा। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अनौपचारिक संगठन होता है। अब अनौपचारिक संगठन क्या होगा? शीर्ष प्रबंधन द्वारा सृजित, लोचशील या संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित, या संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में हानिकारक। तो राइट आंसर हमारे पास में होगा लोचशील, लोचशील। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आएगा और वो क्वेश्चन है, एक संगठन में उत्तरदायित्व निहित होता है। अब वो उत्तरदायित्व निहित किसका होता है? लाइन अधिकारी में, स्टाफ अधिकारी में, अनौपचारिक अधिकारी में, या फिर उपरोक्त सभी में। राइट आंसर है जो लाइन अधिकारी होता है, जो लाइन अधिकारी है उसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अधिकतम अनुशासन होती है। अधिकतम अनुशासन होती है, अब वो कौन सी लाइन होती है? लाइन संगठन, कर्मचारी संगठन, या क्रियात्मक संगठन, या फिर लाइन एवं कर्मचारी संगठन में। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा जो लाइन संगठन होगा, रेखा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संगठनात्मक चार्ट के प्रकार में निम्न सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखें, ऑप्शन है हमारे पास, त्रिकोणीय चार्ट, लंबवत चार्ट, या समतलीय चार्ट, या फिर वक्राकार चार्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर है, जो वक्राकार चार्ट होता है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, बाकी ये सब इसके ही अंश हैं, इसके ही भाग हैं। तो राइट आंसर जो इसके हिसाब से होगा ये यहाँ पर नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा डी, वक्राकार चार्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है, यानी जो बात यहाँ है वो कौन सी बात सही है? व्यापार उद्योग का एक अंग है। दूसरा है, वाणिज्य व्यापार का एक अंग है। वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है। उद्योग वाणिज्य का एक अंग है। अब इनमें से सही कौन सा? तो राइट आंसर जो है वो है, जो वाणिज्य है वो व्यवसाय का ही एक अंग है, ये राइट आंसर है। वाणिज्य भी व्यवसाय का ही एक अंग है, ये बिल्कुल राइट कथन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, संगठन संरचना जिसमें प्रत्यक्ष लंबवत संबंध रहता है वो कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पहले क्वेश्चन को एक बार देखें। संगठन संरचना जिसमें प्रत्यक्ष लंबवत संबंध रहता है वो रेखीय संगठन, या श्रृंखला संगठन, समादेश संगठन, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर होगा
संगठन संरचना जिसमें प्रत्यक्ष लंबवत रहता है, ये रेखीय संगठन में भी रहेगा, श्रृंखला संगठन में भी रहेगा, समादेश संगठन में भी रहेगा। यानी राइट आंसर जो होगा इसका वो डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आएगा और अगला क्वेश्चन है रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। वो किसका विस्तार है? क्रियात्मक संगठन का, रेखा संगठन का, या अनौपचारिक संगठन का, या फिर समिति संगठन का? राइट आंसर हाँ यहाँ होगा हमारे पास में रेखा संगठन का। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है वह संगठन जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है वो कहलाता है। अब वो क्या कहलाएगा? अंतर इकाई प्रशासनिक संगठन, या रेखा संगठन, या परियोजना संगठन, या रेखा एवं कर्मचारी संगठन? राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास में होगा वी, रेखा संगठन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जो कि अंशों का निर्गमन करती है। अब अंशों का निर्गमन कौन करती है? साझेदारी, साझेदारी में तो होता नहीं है, सरकारी कंपनी, सहकारी समिति, या फिर एकल व्यापार? राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास में जो सरकारी कंपनी होती है वही अंशों का निर्गमन करती है। सहकारी समिति नहीं करती, एकल व्यापार नहीं करता, साझेदारी नहीं इसमें भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन है हमारे पास में अविच्छिन्न उत्तराधिकार संबंधित है काय से? संयुक्त स्कंध कंपनी से, या सहकारी समिति से, या एकल स्वामित्व से, या धर्मार्थ न्यास से? तो राइट आंसर यहाँ पर है संयुक्त स्कंध कंपनी से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा वो क्वेश्चन है संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? क्रियात्मक संगठन, रेखीय संगठन, रेखीय तथा कर्मचारी संगठन, या फिर समिति का? यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है प्राचीनतम स्वरूप। राइट आंसर हमारा यहाँ पर है रेखीय संगठन। जो रेखीय संगठन है ये सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख होता है साझेदारी अधिनियम में, कंपनी अधिनियम में, भारतीय अनुबंध अधिनियम में, या आपसी सहमति द्वारा? तो यहाँ अक्सर लोग गलत कर दिया करते हैं क्वेश्चन को। साझेदारी इसको देख लेते हैं कि साझेदारी और राइट समझ कर देते हैं इसको साझेदारी अधिनियम में, जो कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी जो विवरण दिया गया है वो भारतीय कंपनी अधिनियम में दिया गया है, जो कि पहले भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 थी और इसका अब संशोधित रूप है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। अगले क्वेश्चन हमारे पास में है साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा कर योग्य या कर मुक्त, आंशिक कर मुक्त, या फिर 20% कर मुक्त? राइट आंसर यहाँ पर होगा कर मुक्त, क्योंकि साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का यहाँ पर भाग पूछा गया है वो टैक्स फ्री होगा यानी कि कर मुक्त होगा। अब ये ऐसा आखिर ऐसा ये सी कर मुक्त क्यों होगी? क्योंकि जो फर्म है, फर्म की जो आय हुई है, फर्म की आय पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स सब लग जाने के बाद में फिर ही इसका विभाजन होता है, इसलिए ये कर मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है सीमित साझेदारी का आशय। अब सीमित साझेदारी का जो आशय है वो क्या आशय है? सभी साझेदारों की देनदारी सीमित है, या कुछ साझेदारों की देनदारी सीमित है, या साझेदारों की संख्या सीमित है, या व्यवसाय की पूंजी सीमित है? यहाँ पूछा है सीमित साझेदारी का आशय। तो राइट आंसर यहाँ पर है कुछ साझेदारों की जो देनदारी है, जो दायित्व है वो सीमित है, कुछ साझेदारों का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक निजी कंपनी नहीं कर सकती। अब एक निजी कंपनी क्या नहीं कर सकती है? अंश क्रय हेतु जनता को आमंत्रण नहीं कर सकती है, या अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, या फिर सदस्यों की संख्या को सीमित करना, या अंकेक्षक की नियुक्ति? तो राइट आंसर है यहाँ पर अंश क्रय हेतु जनता को यह आमंत्रित नहीं करता है। राइट आंसर हो चुका है यहाँ क्योंकि स्वयं ही खरीद लेती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस नीति को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हम उसी राष्ट्र से आयात करते हैं जो बदले में हमसे आयात करता है? बहुपक्षीय आयात, द्विपक्षीय व्यापार, या काउंटर व्यापार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर है ये हो गया है हमारा डबल साइड यानी द्विपक्षीय व्यापार। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ गया जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है?
अब वो क्या कहलाती है? विशिष्ट शुल्क, राजस्व शुल्क, उत्पाद शुल्क या फिर यथा मूल्य शुल्क। यहाँ राइट आंसर हमारे पास में है, ये एक विशेष प्रकार का शुल्क हो गया, इसलिए इसको विशिष्ट शुल्क कहा जाता है। जब भार के अनुसार आरोपित की जाए, लगाई जाए तब। अगला क्वेश्चन है, एक निर्यातक को जहाजी बिल की निम्नलिखित प्रतियां तैयार करनी पड़ती हैं। एक निर्यातक को जहाजी बिल की निम्नलिखित प्रतियां तैयार करनी पड़ती हैं। कौन सी? 2 प्रतियां, 4 प्रतियां या फिर 1 प्रति या 3 प्रति। राइट आंसर है इसका 3 प्रति। इसकी जो है 3 प्रति तैयार करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी संस्थागत विनियोगकर्ताओं द्वारा पोर्टफोलियो विनियोग को कहते हैं। एफडीआई, एफआईआई या फिर भुगतान संतुलन यानी बीओपी या फिर एसडीआर विशेष आहरण अधिकार। राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास बी, एफआईआई विदेशी संस्थागत विनियोगकर्ताओं द्वारा पोर्टफोलियो विनियोग को। इसमें सेबी ने 450 से अधिक विदेशी संस्थाओं को संस्थागत विनियोगकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया है। 450 से अधिक देश हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तुलनात्मक लाभ के प्रतिपादक तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यानी तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसने इसको शुरुआत इसकी की, किसने इसको बनाया है? एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने या हिक्स ने या अर्शद ने? तो राइट आंसर जो है इसका, ये जो बनाया था तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ये रिकार्डो के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति देती है? राष्ट्रीय बैंक, एक्जिम बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या फिर विदेश मंत्रालय। राइट आंसर है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वास्तरो खाते का अर्थ होता है। ये वास्तरो खाते का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास में, विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय रुपए में रखा गया खाता। बी है, भारतीय बैंक द्वारा विदेशी खाते डॉलर में रखना। सी है, विदेशी बैंक द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा में रखा गया खाता। डी है, भारतीय बैंक द्वारा विदेश में भारतीय रुपए में रखा गया खाता। राइट आंसर यहाँ पर है हमारे पास, जो वास्तु खाता जो होता है विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय रुपए में रखा गया खाता। विदेशी बैंक में, वो विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय रुपए में जो रखा गया खाता होता है उसे वास्तु खाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अभिप्रेरण के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभिप्रेरण के आरोग्य सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो मास्लो ने किया था। नहीं, मास्लो नहीं किया है। अभिप्रेरण के आरोग्य सिद्धांत हर्जबर्ग ने इसका प्रतिपादन किया। हर्जबर्ग ने हर्जबर्ग राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप में मानव के विकास की कहानी है। यह कथन किसका है? अब सी एन ग्रेगर का, उर्बिका का या फिर एल्टन मेयो का या फिर मैकफारलैंड का? तो राइट आंसर यहाँ पर है हमारे पास में सी एन ग्रेगर, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रबंध है। अब वो प्रबंध क्या है? प्रशासन का अंग है, प्रशासन का पर्यायवाची है या प्रशासन सहित है या इनमें से कोई भी नहीं? राइट आंसर है प्रशासन सहित। तो राइट ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एल्टन म्यू, हेनरी फ्योल या फिर एफ डब्ल्यू टेलर, सी एन ग्रेगर का? अभी किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर जो है एल्टन म्यू ने इसमें इसको कहा था कि प्रबंधन में मालवीय दृष्टिकोण का जो, हाँ,
प्रबंधन में मानवीय ही दृष्टिकोण है, सही है, एल्टर म्यू का ही। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विकेंद्रीकृत संगठन का प्रमुख लाभ होता है। अब वो क्या होगा? मुख्य कार्यकारी का फैलाव, कार्यों में स्वतः समन्वय, मुख्य प्रबंधन द्वारा अपवाद विषयों का प्रबंध, या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर यहाँ हमारे पास में होगा इसका विकेंद्रीकृत में हमारा राइट आंसर है मुख्य कार्यकारी का फैलाव और कार्यों में स्वतः समन्वय, ये भी है मुख्य प्रबंध द्वारा अपवाद विषयों का प्रबंध, यानी इस तरह से राइट आंसर होता है इसका डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंध को आज ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें अन्य के द्वारा कार्य किया जाता है। दूसरा है, अन्य के साथ कार्य किया जाता है, या साथ कार्य करते हुए अन्य के द्वारा कार्य करवाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हमारे पास है वो है कि सबके साथ कार्य करते हुए कार्य को करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरण से संबंधित प्रबंध के जेड सिद्धांत का विकास किया था। डगलस मैकग्रेगर ने, चेस्टर आई बर्नार्ड ने, या विलियम जी आउची ने, या रोबिन्स लिकर्ट ने। तो राइट आंसर जो है हमारे पास में इसका है विलियम जी आउची। इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया था, XYZ तीनों सिद्धांतों के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में निम्नलिखित उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? ऊपर से नीचे अधिकारों का प्रवाह, या समानता का सिद्धांत, या आदेशों की एक रूपता का सिद्धांत, या उपरोक्त में कोई भी नहीं। राइट आंसर है हमारे पास आदेशों की एकता का सिद्धांत, जो टेलर द्वारा विकसित किया गया था, जिसको नाम दिया गया था क्रियात्मक संगठन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है। अब वो क्या अर्थ है? विचार एवं कार्य की एकता, अधीनस्थों की एकता, या परामर्शदाता अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण, या रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण। राइट आंसर यहाँ पर रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण, आदेश की एकता का सिद्धांत का अर्थ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नियोजन संबद्ध है पूर्वानुमान से, बजटिंग से, नीति निर्धारण से, या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास है, नियोजन की जब बात आती है तो पहले पूर्वानुमान, बजटिंग, नीति निर्धारण, ये सभी कार्य होते हैं, और इसके अनुसार राइट आंसर बन जाता है हमारा डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, और वो क्वेश्चन है, स्थायी योजना में सम्मिलित है। अब स्थायी योजना में क्या सम्मिलित है? कार्यक्रम, परियोजना, बजट, या फिर क्रिया विधि। राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास कार्यक्रम होगा, यानी ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या सभी स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा वो है सभी स्तरीय, चाहे वो किसी भी स्तर के, यानी निम्न स्तर के हों, या मध्य स्तर के हों, या उच्च स्तर के हों। तो इस तरह से ये राइट आंसर हमारा डी बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और वो क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार है। यह कथन है, समन्वय प्रबंध का सार है, रॉस मर्रे का है, स्टैनले वेंस का है, या मूने एवं रैले का है, या फिर मैसी एवं मायर्स का है। राइट आंसर यहाँ पर है मूने एवं रेले, यानी सी राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निर्णयन का कार्य है। अब निर्णयन का जो कार्य है वो क्या है? निर्णयन का कार्य निम्न प्रबंध का है, या मध्यम प्रबंध का है, या उच्च प्रबंध का है, या सभी प्रबंधकीय स्तरों का है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा, भाई प्रबंधन जब सभी करेंगे, तीनों ही करते हैं, तो निर्णय भी तीनों का अधिकार होना चाहिए, यानी सभी प्रबंधकीय स्तर का ही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक अर्थशास्त्री कहते हैं? व्यावसायिक अर्थशास्त्री, कंपनी सचिव को, संपर्क अधिकारी को, आर्थिक सलाहकार को, या लेखा नियंत्रक को। राइट आंसर है, यहाँ पर बात चल रही है काई की? व्यावसायिक अर्थशास्त्री की। तो यहाँ पर
आर्थिक अर्थशास्त्र आर्थिक से ही संबंधित है। यानी आर्थिक सलाहकार जो है वो ही हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्री इसको हम कह सकते हैं। बाकी कंपनी सचिव या संपर्क अधिकारी या लेखा नियंत्रक को नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तटस्थता वक्र के ढाल पर किसी बिंदु को कहते हैं। तटस्थता वक्र की यहाँ पर बात चल रही है। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर या ट्रेड ऑफ की प्रतिस्थापन दर या ट्रेड ऑफ दर या फिर तटस्थता की सीमांत दर। राइट आंसर यहाँ पर है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, मांग वक्र से मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चढ़ सकता है खराब वस्तु के कारण, प्रदर्शन द्वारा या परिकल्पना द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर है वक्र जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है अगर वस्तु खराब है तब भी, प्रदर्शन द्वारा या फिर परिकल्पना द्वारा। यानी तीनों ही राइट आंसर है और इस तरह से राइट आंसर डी बन जाता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव गुणा प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव माइनस आय प्रभाव, या फिर कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, या फिर कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव माइनस प्रतिस्थापन प्रभाव। राइट आंसर जो है इसका जो सूत्र है हमारा वो है कीमत प्रभाव का ही है, यहाँ पर दे रखे हैं सब, लेकिन सही कौन सा है? तो कीमत प्रभाव बराबर आय प्रभाव प्लस इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव को ऐड कर लिया जाता है, तब ये राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है और वो क्वेश्चन है, समयावधि जितनी दीर्घ होगी पूर्ति की लोच होगी पूर्ण लोचदार, बेलोचदार या अधिक लोचदार या फिर स्थिर। तो यहाँ पर समय अवधि दीर्घ अगर हो रही है तो लोचदार जो लोच भी होगा वो अधिक होगा, यानी अधिक लोचदार ये होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यदि मांग पूर्ण बेलोचदार है तो कीमत में 15% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में अब क्या होगा? मांग में 15% की वृद्धि होगी या 15% की कमी हो जाएगी या 7.5% की कमी होगी या फिर कोई वृद्धि या कोई कमी इसमें नहीं होगी। राइट आंसर यहाँ पर होगा इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर ग्राफ से होता है, ग्राफ इसका बनता है, ग्राफ से क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगता? भूमि पर नहीं लगता, भवन पर नहीं लगता, या प्लांट पर नहीं लगता, या फिर फर्नीचर पर नहीं लगता। क्वेश्चन को देखा, आज तक देखा होगा कि किस पर लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संपत्तियों पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? तो ह्रास जो नहीं लगता है वो भूमि पर नहीं लगता है, भवन पर लगता है, प्लांट पर लगता है, फर्नीचर पर भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी माध्ययों का विज्ञान है। कई बार ये क्वेश्चन आया है प्रैक्टिस सेट में, कई प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया कि सांख्यिकी माध्ययों का विज्ञान है। यह कथन है किसका? सेलिगमैन का, काउडेन का, कैंडाल का, या फिर बाउले का? तो सब जानते हैं इसको, क्वेश्चन को कई प्रैक्टिस सेट में आया है कि ये बाउले का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है L1 प्लस L2 या फिर L1 माइनस L2 या फिर L1 प्लस L2 अपॉन 2 या फिर L1 माइनस L2 अपॉन 2। राइट आंसर यहाँ हमारे पास जो है वो है L1 प्लस L2 अपॉन 2। यही होता है, लोएस्ट वैल्यू होती है और एक हाईएस्ट यानी लार्ज वैल्यू होती है, अपन इसको 2 कर दिया, ठीक है, ओके है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भू मध्य माइनस भूइष्ठक बराबर 2 माध्य। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा बी, माध्यिका। माध्यिका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो इसका सूत्र होता है, ये जो माध्य माइनस भूइष्ठक बराबर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है माध्य माइनस माध्यिका। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से किसकी गणना ग्राफ की सहायता से नहीं की जा सकती? क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस सेटों में आ सकता है कि ग्राफ की सहायता से
किसकी गणना नहीं की जा सकती? माध्य की, माध्यिका की, बहुलक की या फिर चतुर्थक की? तो राइट आंसर जो है यहाँ पर हमारे पास में वो है माध्य। यानी माध्य की गणना नहीं होती है। बहुलक और माध्यिका, चतुर्थक की इनकी हो जाती है ग्राफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है सतमक परास यानी पीआर का जो सूत्र है वो क्या सूत्र है? P19 माइनस P10 या फिर P15 माइनस P30 या फिर P75 माइनस P25 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है सतमक परास। सतमक परास का राइट आंसर 19 और 10 का होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है दो प्रतीप गमन रेखाएं संपाती हैं यदि r बराबर 0 या r बराबर 1/2 या फिर r बराबर -1/2 या फिर r बराबर ±1। यहाँ पर पूछा है संपाती हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर है संपाती का वो है r बराबर ±1। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर है प्रतीप गमन विश्लेषण मापन करता है काय का x और y श्रेणी के बीच सह विचरणता के परिणाम का या y श्रेणी के विचरण का या x श्रेणी के विचरण का या x और y श्रेणियों के बीच फलनिक संबंध का। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो हमारे पास है डी, x और y श्रेणी के बीच फलनिक संबंध का। ये आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के पूरे हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक इनका आप प्रैक्टिस करें